नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे फैक्ट्स और स्वागत है आपका हमारे इस सफर में जहां हर रात आप सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो रहस्य, सच और भय की दुनिया तक आपको खींच ले जाएगी। तो बैठ जाइए आराम से और दिल थाम लीजिए क्योंकि आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह किसी खेल की तरह है। एक ऐसा खेल जिसमें दांव पर है जान और जिसकी बिसात पर बिछी हैं साजिश की परछाइयां। मेरा नाम है ब्योमकेश और लोग मुझे जासूस कहते हैं, लेकिन मैं खुद को हमेशा सत्यावेशी कहता हूं, क्योंकि मेरे लिए जांच या पहेली सुलझाना महज एक काम नहीं, बल्कि सच की तलाश है। सच से बड़ा मेरा कोई धर्म नहीं। वो उनिंदी गर्मियां थीं, साल 1935 का कोलकाता। शहर की हवा इतनी भारी और घुटन भरी थी कि हर सांस जैसे बोझिल हो जाती। उस तपती दोपहर में अपने छोटे से कमरे की खिड़की पर बैठा था, जहां किताबों का ढेर, पाइप का धुआं और बाहर से आती रिक्शे की घंटियों की आवाज आपस में उलझकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। मैं किसी नए मामले की खोज में अपनी सोच को भटका रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था मेरा दोस्त अजीत, हाथ में एक लिफाफा और चेहरे पर शरारती मुस्कान। ब्योमकेश, तुम्हें याद है ना हिमांशु बाबू का निमंत्रण? उसने कुछ ऐसे कहा मानो उसने कोई तोहफा खोलकर दिखा दिया हो। मैंने पाइप टेबल पर रखते हुए धीमे स्वर में कहा, अच्छा, तो क्या इस बार भी शिकार के बहाने बुला रहे हैं? अजीत, तुम तो ऐसे जंगल के खेलों का मजाक उड़ाते थे। फिर इस बार क्या खास है? अजीत ने अपनी ऐनक संभाली और रहस्यमयी अंदाज में फुसफुसाया। यही तो राज है। इस बार की दावत सिर्फ शिकार की नहीं है। हिमांशु बाबू ने लिखा है कि उनकी बेटी बेबी अब बड़ी हो रही है। उन्होंने उसके लिए एक खास शिक्षिका रखी है और सुना है कि वो पहले फिल्मों में काम करती थीं। सोचो जरा, ऐसी अभिनेत्री अब जंगल के बीचों बीच की हवेली में। बात कुछ असामान्य नहीं लग रही। मैंने बिना कुछ कहे उसकी तरफ हल्की मुस्कान डाली, लेकिन दिल के किसी कोने में बेचैनी ने जगह बना ली थी। 2 दिन बाद हम हावड़ा स्टेशन पर उतरे। स्टेशन का शोर, कुलियों की चिल्लाहट और कोयले के धुएं की गंध हमें घेर रही थी। वहीं हिमांशु बाबू का नौकर रामचरण हमें लेने आया। उसने हमें घोड़ा गाड़ी में बैठाया और धुंध से भरे रास्तों पर ले चला। गाड़ी की खड़खड़ाहट, ठंडी हवा और कभी-कभी किसी सियार की हुआ सब मिलकर हमारी यात्रा को किसी खौफनाक फिल्म का शुरुआती सीन बना रहे थे। रास्ते में रामचरण ने एक अजीब किस्सा सुनाया। धीमी आवाज में बोला, साहब, इस जगह का नाम है चौराबा। यहाँ पास ही एक रेत का गड्ढा है, ऐसा गड्ढा जहाँ कई जानवर फंस चुके हैं। कहते हैं उसमें जो गिरता है वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। लोग मानते हैं कि ये जगह अभिशप्त है। अजीत ने मेरी ओर देखकर कहा, ब्योमकेश, मुझे लग रहा है कि ये सफर सिर्फ शिकार का नहीं होने वाला। यहाँ कोई रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। हमारे सामने धीरे धीरे उभरा हिमांशु बाबू का विशाल एस्टेट। घने जंगलों से घिरी एक पुरानी हवेली जिसके लाल पत्थर वक्त की मार से फीके हो चुके थे और दीवारों पर काई की परतें चढ़ी थीं। चारों ओर फैले बगीचे में फूल जरूर थे, लेकिन उनमें चमक और ताजगी मानो खो चुकी थी। हवेली की तरफ बढ़ते हर कदम के साथ दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, मानो हम किसी ऐसे खेल में दाखिल हो रहे हों जहां नियम हमें समझाने वाला कोई नहीं था। हिमांशु बाबू ने मिलते ही स्वागत किया। लंबे, दुबले पतले, शांत चेहरे पर गहरी उदासी की परछाई। उनके साथ खड़ी थीं उनकी पत्नी मालती देवी, जितनी गंभीर उतनी ही रहस्यमयी। और तभी वहां दौड़ती हुई आई उनकी बेटी बेबी, चहकते हुए बोली, ब्योमकेश दा, आप आए? चलो मैं आपको अपनी नई टीचर से मिलवाती हूँ। वो बहुत प्यारी हैं। टीचर? मैंने सवाल भरी नजरों से हिमांशु बाबू की ओर देखा। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, राधा। हाँ, राधा। पहले फिल्मों में काम करती थी, अब यहां पढ़ाने आई है। अजीत ने मेरी ओर देखा। उसके चेहरे पर कौतूहल साफ झलक रहा था। सचमुच अजीब था ये। एक सिनेमा अभिनेत्री जो अपना करियर छोड़कर किसी जमींदार की बेटी को पढ़ाने जंगलों के बीच आ बसे। इसके पीछे कोई कहानी जरूर थी। उस रात खाने के बाद हम हवेली के एक बड़े हॉल में बैठे। झूमर से निकलती पीली रोशनी, पुरानी लकड़ी की खुशबू और कमरे में पसरा अजीब सा सन्नाटा, सब मिलकर एक रहस्य का एहसास करा रहे थे। हिमांशु बाबू ने हमें अपने पुराने शिकारों के किस्से सुनाए। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी शब्दभेदी शिकार, आवाज सुनकर गोली चलाना। अजीत ने हंसते हुए कहा, अरे,
तो आप तो जंगल के जादूगर हुए। हिमांशु बाबू हंसे जरूर, लेकिन उनकी हंसी में खालीपन था। मैंने गौर किया, उनकी पत्नी मालती देवी उस वक्त मुझे बहुत ध्यान से देख रही थीं, मानो मेरी आंखों से कुछ पढ़ लेना चाहती हों। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर हवेली के आसपास जंगल में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। अजीत ने धीरे से कहा, ब्योमकेश, क्या तुम्हें नहीं लगता इस हवेली में कोई राज छुपा है? यहाँ की हवा भी रहस्यमयी है। मैंने बस खिड़की से बाहर झांकते हुए जवाब दिया, हाँ अजीत, यहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो हमें सतह पर नहीं दिख रहा। वो रात मैंने करवटों में काटी। दीवारों के पीछे छुपे साए, मालती देवी की नजरें, राधा का नाम और चौराबा की भयावह रेत, सब मेरे भीतर तूफान मचा रहे थे। सुबह की पहली रोशनी जब घास पर जमी ओस को छू रही थी, मैं उठ बैठा। गहरी सांस लेते हुए अपनी पाइप जलाई और खामोश जंगल को देखने लगा। शांति थी, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब सी गूंज थी, मानो जंगल मुझे चेतावनी दे रहा हो। सुबह की पहली किरण ने जब हवेली की पुरानी दीवारों को छुआ तो पूरा परिसर हल्की सुनहरी आभा में डूब गया। धुंध अब भी पेड़ों की शाखों में अटकी थी, जैसे नींद से पूरी तरह जागने का नाम ही न ले रही हो। मैं हमेशा की तरह जल्दी उठ गया था, पाइप जलाई और बालकनी से बाहर देखते हुए सन्नाटे को महसूस करने लगा। यह शांति साधारण नहीं थी, जैसे किसी तूफान से ठीक पहले का ठहराव, जब हवा भी सांस रोके खामोश हो जाती है। अजीत बिस्तर में अब भी करवटें बदल रहा था। उसकी नींद गहरी थी, लेकिन मेरा मन व्याकुल। खिड़की से बाहर नजर घुमाई तो हवेली के चारों तरफ का जंगल किसी रहस्य को छुपाए खड़ा था। हरे पेड़ों की छतरी के नीचे गहरी धुंध छाई थी, और कभी कभी हवा के साथ आती पत्तों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट की तरह सुनाई देती थी। नीचे हॉल में गया तो देखा, हिमांशु बाबू पहले से मौजूद थे। वे अपनी लंबी शिकारी बंदूक को साफ कर रहे थे। धूप की हल्की किरण उनके चेहरे पर पड़ ढी, और उसी पल मैंने उनके आंखों में वो उदासी फिर देखी, वही उदासी जो कल रात भी नजर आई थी। अरे ब्योमकेश, जल्दी उठने वाले हो तुम, उन्होंने कहा, थोड़ी थकी हुई मुस्कान के साथ। मैंने जवाब दिया, सुबह का वक्त दिमाग को साफ करता है, सोचने का सबसे अच्छा समय। हिमांशु बाबू ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उनकी हंसी खोखली थी, जैसे किसी ने भावनाओं को पर्दे के पीछे छुपा दिया हो। उसी क्षण मन में सवाल उठा, क्या यह शिकार पसंद जमींदार वाकई कुछ छुपा रहा है? नाश्ते के समय पहली बार राधा को देखा। उसकी एंट्री ही जैसे पूरे हॉल का रंग बदल गई। वह लंबी, गरिमामयी चाल से अंदर आई, और ऐसा लगा मानो हर नजर उसी पर थम जाए। उसकी आंखों में चमक थी, एक आत्मविश्वास जो साफ साफ बता रहा था कि वह कभी पर्दे से जुड़ी रही होगी। लेकिन उस चमक के पीछे कुछ था, जैसे एक छुपा हुआ डर, एक छाया जो उसके सजीले चेहरे को पूरा नहीं होने दे रही थी। बेबी दौड़ती हुई आई और बोली, ब्योमकेश दा, ये है मेरी राधा दीदी। नमस्ते, उसने इत्मीनान भरी आवाज में कहा। आपके बारे में सुना है, आप सत्यान्वेषी हैं? मैंने उसकी आंखों में देखना चाहा। जवाब दिया, लोग ऐसा ही कहते हैं। लेकिन उसने तुरंत निगाहें हटा लीं। उस तेजी में मुझे एक डर दिखा, जिसे वो किसी कीमत पर छुपाना चाह रही थी। खाने की मेज पर माहौल असहज था। मालती देवी और राधा के बीच कोई अनकहा तनाव साफ झलक रहा था। जब भी राधा बेबी की पढ़ाई की बात करती, मालती देवी बस सिर हिला देतीं, कभी पूरा ध्यान न देतीं। हिमांशु बाबू की नजरें भी कई बार चुपचाप राधा पर ठहर जातीं, जिनमें कुछ ऐसा था जिसे मैं उस वक्त शब्दों में नहीं बयां कर पाया। अजीत, जो हर हाल में माहौल को हल्का करने की कोशिश करता था, हंसकर बोला, तो आप फिल्मों की दुनिया छोड़ यहां जंगल की खामोशी में आ गईं? यह तो अजीब फैसला है। राधा ने धीमी आवाज में जवाब दिया, फिल्मों की दुनिया जितनी चकाचौंध भरी लगती है, उतनी ही खोखली भी होती है। और जब सब चमक सिर्फ धोखा लगने लगे, तब इंसान शांति खोजने निकल पड़ता है। उसकी बात सुनी, पर उसकी आवाज में कहीं न कहीं अधूरापन था, जैसे वह सच का केवल आधा टुकड़ा बता रही हो। दोपहर को हिमांशु बाबू ने मुझे शिकार के लिए बुलाया। अजीत ने साफ मना कर दिया। उसका जंगल से पुराना बैर था। मैं और हिमांशु बाबू आगे बढ़े। जंगल का माहौल घना और रहस्यमयी था। पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप धरती पर सुनहरी धब्बे बना रही थी। हवा भारी थी, और हर झाड़ी से जैसे कोई हमें देख रहा हो। चलते चलते हिमांशु बाबू ने कहा, यह जंगल अपने भीतर कई राज छुपाए बैठा है। यही है चौराबा का गड्ढा,
जो इसमें फंसता है कभी वापस नहीं आता। उनकी आंखें उस वक्त गहरी और अजीब हो गईं, जैसे वह किसी पुराने जख्म को याद कर रहे हों। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी विशेष कला दिखाई, शब्दभेदी शिकार। आंखें बंद कीं, आसपास का शोर सुना और एक पल बाद ट्रिगर दबा दिया। गोली चली और जंगल के भीतर से जंगली सूअर की कराह सुनाई दी। उनका निशाना सटीक था। मैं हैरान हुआ, लेकिन मेरे मन में उस गड्ढे और उनकी खामोश आंखों में बसे राज ज्यादा गूंज रहे थे। शाम को जब हम हवेली लौटे तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बेबी आंसुओं में डूबी दौड़ती हुई आई। ब्योमकेश दा, राधा दीदी गायब हैं। मेरी भौहें तन गईं। गायब? मतलब? बेबी रोते हुए बोली, दोपहर से वो कमरे में नहीं है, कहीं भी नहीं। हवेली में हड़कंप मच गया। सब जगह खोजबीन हुई, लेकिन राधा का कोई पता नहीं चला। मालती देवी की आवाज कांप रही थी। दोपहर में उसे मैंने आखिरी बार देखा, बेबी को पढ़ाते हुए। फिर उसने कहा, थोड़ी देर आराम करेगी। उसके बाद न जाने कहां। कमरे की तलाशी ली। सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन उस मेज पर एक अधूरी चिट्ठी पड़ी थी। उस पर बस लिखा था, मुझे माफ कर देना। और इतना कहकर जैसे शब्द बीच में ही टूट गए हों। खिड़की पूरी खुली थी और उसके पास मिट्टी के ताजा निशान। मैंने धीमे स्वर में कहा, ये मिट्टी भीतर की नहीं, बाहर से आई है। यानी वो बाहर गई या ले जाई गई। हवेली की हवा जैसे और भारी हो गई। खामोशी में डर की गूंज सुनाई दे रही थी। मैंने अजीत की ओर देखा। उसने धीरे से सिर हिलाया। यही तो था जिस पल का इंतजार था। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर रही। सवालों का जाल दिमाग में घूम रहा था। क्या राधा वास्तव में खुद भागी, या कोई और परछाई उसे चुपचाप उठा ले गई? वह अधूरी चिट्ठी क्या बताना चाहती थी? और क्यों चौराबा का नाम बार बार इस रहस्य की ओर इशारा कर रहा था? अजीत ने कहा, ब्योमकेश, यह हवेली एक ऐसा राज छुपा रही है जिसे कोई जानना नहीं चाहता। राधा का अतीत, हिमांशु बाबू की आंखों की उदासी, मालती देवी का तनाव, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी हमारे पास सवाल हैं, जवाब हमें कल मिलेंगे। और यूं उस रात मैं अकेले अपने कमरे में देर तक बैठा रहा। बाहर जंगल में हवा की आवाज, खिड़कियों पर टकराती धुंध और दूर कहीं चीखती हुई सियार की आवाज, सब मिलकर मानो एक ही बात फुसफुसा रहे थे। कल की सुबह एक ऐसा सच उजागर करेगी जो किसी की उम्मीद से परे होगा। सुबह की धुंध ने पूरे जंगल को अपने आगोश में ले रखा था। पेड़ों के बीच से झड़ती ओस, काई से ढकी शाखों पर चिपकी ठंडक और हवा में फैली नमी, सब मिलकर ऐसा आभास दे रहे थे मानो जंगल खुद भी कोई रहस्य छुपा रहा हो। मैं और अजित हिमांशु बाबू के नौकर रामचरण को साथ लेकर चौराबा की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम पर मेरे मन में वही सवाल गूंज रहा था, राधा के गायब होने का सच क्या है? वह अधूरी चिट्ठी, खिड़की के पास मिट्टी के निशान। क्या राधा वाकई खुद बाहर गई थी, या यह सब किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा था? रास्ता बेहद मुश्किल था। पैरों तले गीली पत्तियां चरमरातीं और कभी-कभी दूर से किसी अज्ञात पक्षी की आवाज सुनाई देती। बाकी जंगल खामोश था, उस तरह की खामोशी जो सुनने वाले के दिल पर बोझ की तरह गिरती है। रामचरण पीछे से धीमी आवाज में बोला, साहब, चौराबा कोई साधारण जगह नहीं। उसकी रेत इंसान को पूरी तरह निगल जाती है। जो एक बार वहां गया, लौटकर कभी नहीं आया। मैंने उसकी आंखों में डर साफ पढ़ लिया, लेकिन रुके बिना कहा, रामचरण, हमें जाना होगा। अगर राधा वहां गई थी तो कुछ निशान हमें जरूर मिलेंगे। अजित ने अपनी जेब से नोटबुक निकाली और चलते चलते लिखा, यार ब्योमकेश, अगर यह गुत्थी सचमुच किसी रहस्य का हिस्सा हुई तो मेरी अगली कहानी धमाकेदार होगी। मैंने हल्की मुस्कान दबाते हुए कहा, पहले गुत्थी सुलझाने दे, फिर कहानी लिखना। करीब आधे घंटे की पैदल यात्रा के बाद हम उस जगह पहुंचे जिसे गांव वाले चौराबा कहकर डरते थे। सामने एक विशाल गड्ढा फैला था, जिसका पूरा तल महीन, मुलायम लेकिन खतरनाक रेत से भरा था। लगता था जैसे धरती ने अपने बीच एक मुंह खोल रखा हो, जो किसी भी वक्त अपनी ओर खींच लेगी। किनारों पर झाड़ें टूटी फूटी थीं और पत्तियां बिखरी हुईं। मैंने झुककर गौर से देखा, रेत के पास कुछ हल्के निशान थे, नाजुक पैरों के, जैसे किसी महिला के। वे सीधे गड्ढे की तरफ नहीं, बल्कि जंगल की गहराई की ओर जा रहे थे। अजित ने सांस रोकते हुए पूछा, क्या ये राधा के हो सकते हैं? शायद, मैंने बुदबुदाया।
लेकिन वह गड्ढे में गिरी क्यों नहीं? और ये निशान जंगल के भीतर गहरे क्यों जा रहे हैं? रामचरण कांपते स्वर में बोला, साहब, यहां से आगे जाना ठीक नहीं। कई लोग इस जंगल में भटक कर खो गए हैं। लेकिन मैंने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए कहा, सच ढूंढना ही होगा, चलो। हमने पैरों के निशानों का पीछा किया। जंगल भीतर जाता गया, धुंध और घनी होती गई। कुछ दूर जाकर हमें एक झाड़ी से कपड़े का टुकड़ा नजर आया, रेशमी नीले रंग का, और हल्की सी खुशबू उसके साथ अब भी तैर रही थी। मैंने उसे उठाकर कहा, यह राधा का दुपट्टा है। मैंने कल उसी रंग का ओढ़े उसे देखा था। अजित ने कहा, तो यह तय है कि वो यहां थी, लेकिन फिर गई कहां? मैंने आसपास और निशान ढूंढे। इस बार मिट्टी पर भारी गहरे पैरों के निशान दिखे, जैसे किसी पुरुष के जूतों के। दिल में सवाल उठा, क्या राधा अकेली नहीं थी? क्या कोई और उसे यहां ले आया था? हम हावली लौटे तो अंदर का माहौल और भारी हो गया। मालती देवी तुरंत मेरी ओर दौड़ी। उनकी आवाज कांप रही थी। कुछ मिला? तुमने राधा को देखा? मैंने वह दुपट्टा दिखाया। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। धीमे स्वर में बोली, हां, यह उसका है। मैंने कल इसे उसी के पास देखा था। हिमांशु बाबू सामने खड़े थे। मैंने गौर किया, उनकी आंखों में अजीब सा भाव था, डर या शायद अपराध का बोझ। मैंने उनसे सीधा पूछा, क्या राधा अक्सर जंगल जाती थी? नहीं, उन्होंने हड़बड़ा कर कहा। उसे हवेली से बाहर निकलना पसंद नहीं था। वो तो जंगल से डरती थी। तो फिर वह वहां तक कैसे पहुंची? मैंने दृढ़ स्वर में पूछा। उनकी आवाज कांप गई। मुझे नहीं पता। मेरे दिमाग में शक और गहराने लगा। मैंने बेबी को बुलाया, कोमल आवाज में पूछा, बेटी, तुमने राधा दीदी को आखिरी बार कब देखा था? बेबी ने मासूमियत से कहा, वो मुझे पढ़ा रही थी। तभी एक चिट्ठी आई। उसे पढ़कर वो बहुत परेशान हो गई। फिर बोली, थोड़ी देर अकेली रहना चाहती हैं। चिट्ठी? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, बेबी बोली। छोटी सी पर्ची जैसी थी। मैंने तुरंत राधा के कमरे की फिर से तलाशी ली। मेज पर वहीं अधूरी चिट्ठी पड़ी थी। मुझे माफ कर देना। मैं पर शब्द बीच में ही टूट गए थे। ध्यान से दराज खोली तो एक और नोट मिल गया, मुड़ा हुआ, जैसे जल्दबाजी में छुपाया गया हो। उसे फैलाकर पढ़ा। लिखा था, आज रात चौराबा पर मिलना। मुझे तुमसे कुछ कहना है। एच एच। मेरी सांसें गहरी हो गईं। मैंने धीरे से कहा, एच एच, हिमांशु मजूमदार? अजित ने नोट चुपचाप पढ़ा और जोर से बोला, तो क्या राधा और हिमांशु बाबू के बीच कुछ? मैंने सख्ती से कहा, निष्कर्ष पर ना पहुंचो। ये किसी और के इनिशियल्स भी हो सकते हैं। अभी हमें सही समय का इंतजार करना होगा। मैंने नोट जेब में रखा ही था कि अचानक रामचरण पसीने पसीने भागता हुआ आया। घबराए स्वर में कहा, साहब, बड़ी मुसीबत हो गई। चौराबा के पास कुछ मिला है क्या? मैंने तीखी आवाज में पूछा। हांफते हांफते वह बोला, एक औरत का जूता और और खून के निशान। हम सब तेजी से चौराबा की ओर लौट पड़े। इस बार हिमांशु बाबू भी हमारे साथ थे। रेत के किनारे सचमुच एक जूता पड़ा था, नीले रंग का, उसी कपड़े और डिजाइन में जैसे राधा का दुपट्टा। उसके पास ही धुंधले पड़ चुके खून के दाग। हिमांशु बाबू के चेहरे का रंग उड़ गया। कांपती आवाज में बोले, यह राधा का ही जूता है। अजित का गला सूख गया। उसकी आवाज धीमी और डरी हुई थी। खून? तो फिर मैंने झुककर खून के धब्बों को टटोला। वे पूरी तरह ताजे नहीं, लेकिन ज्यादा पुराने भी नहीं थे। यह कुछ घंटे पहले का है, मैंने गंभीर आवाज में कहा। लेकिन यह पक्का नहीं कि खून राधा का ही है। तो फिर किसका? हिमांशु बाबू की आवाज गुस्से और घबराहट दोनों से भरी थी। मैं चुप रहा। रेत जैसे धीरे धीरे किसी छुपे सच पर पर्दा डाल रही थी। जूता कांपते हाथों से पकड़े मैं सोच रहा था, क्या राधा को सचमुच चौराबा तक लाया गया था? क्या वह घायल थी, या यह पूरा तमाशा किसी और चाल का हिस्सा था? और तभी हवा से उठी धुंध ने चारों ओर का नजारा और भी डरावना कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो जंगल खुद कह रहा हो, यही है वो सच जिसे ढूंढने आए हों। हवेली लौटने पर मैंने हिमांशु बाबू को एकांत में बुलाया। हवा में ठंडक थी। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी और पुराने लकड़ी के फर्श से हर कदम पर किर्र किर्र की आवाज आ रही थी। उनका चेहरा बुझा बुझा था। मैंने जेब से वह नोट निकाला और मेज पर रख दिया। ये देखिए। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन कमरे की खामोशी में वह धारदार लग रही थी।
हिमांशु बाबू की आंखें उस कागज पर टिक गईं। उनके चेहरे से रंग उड़ गया और होंठ सूख गए। यह यह कहां से मिला तुम्हें? उन्होंने पूछा। आवाज कांप रही थी। राधा के कमरे से, मैंने ठंडी निगाहों से कहा। क्या यह पत्र आपने लिखा था? न नहीं, उन्होंने जल्दी से कहा और नजरें झुका लीं। उनकी बेचैनी साफ थी। मैंने पल भर उनकी आंखों में झांक कर पूछा, तो फिर यह एच कौन है? कुछ क्षण तक वे चुप रहे, जैसे हर शब्द गले में ही अटक गया हो। उनकी कनपटियों पर पसीना चमकने लगा और फिर बोले, मुझे मुझे नहीं पता, मैंने धीमी आवाज में कहा। हिमांशु बाबू, अगर आप कुछ छिपा रहे हैं तो जान लीजिए, यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने फिर भी चुप्पी साध ली। उस रात मैं और अजीत अपने कमरे में बैठे थे। हवा में तंबाकू का धुआं तैर रहा था और खिड़कियों से आती ठंडी हवा में जंगल की सीलन मिली हुई थी। अजीत ने अपनी उत्सुक आंखों से मुझे देखा और बोला, ब्योमकेश, मुझे लगता है ये जमींदार सब कुछ जानता है, लेकिन मुंह नहीं खोल रहा। मैंने पाइप का धुआं धीरे धीरे छोड़ा। धुएं के छल्ले जैसे मेरे दिमाग में घूमते सवाल बन रहे थे। सच यही है अजीत, वह सब जानता है, पर कुछ छिपा रहा है। उस रात मैं सो नहीं सका। रेत का गड्ढा, राधा का नीला दुपट्टा, खून के निशान, वो अधूरी चिट्ठी और अब यह नया नोट, सब मेरे दिमाग के पन्नों पर टुकड़े टुकड़े तस्वीर की तरह चिपक रहे थे। लेकिन तस्वीर पूरी नहीं हो पा रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ मैं उठ बैठा। अजित अभी भी नींद के खुमार में था, लेकिन मैंने उसे हिलाकर कहा, अजित, हमें राधा के अतीत को खोजना होगा। उसकी फिल्मी दुनिया ही इस रहस्य की चाबी है। नींदी आंखों से अजित बड़बड़ाया, तुम्हें नींद नाम की चीज आती भी है या नहीं? फिर आह भरता हुआ बोला, चलो, लेकिन पहले एक प्याली चाय। नाश्ते के समय हवेली का हॉल हल्की धुंध और ठंड से भरा महसूस हो रहा था। एक कोने में धीमी आवाज में कुल्ली घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थीं। बाहर से आती हवा खिड़कियों के पैन हिला रही थी। मैंने मौका देखकर मालती देवी से सवाल किया, मालती जी, राधा एक सिनेमा अभिनेत्री थी, उसे अपनी बेटी की शिक्षिका बनाने का ख्याल कैसे आया? मालती देवी ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, यह विचार हिमांशु का था। उसने कहा था, राधा पढ़ी लिखी है और बच्चों को पढ़ाने का तजुर्बा है। उनकी आवाज में हिचकिचाहट थी, स्पष्ट था, उन्हें पूरी बात नहीं पता थी। लेकिन जब मैंने हिमांशु बाबू की ओर देखा तो वह अपनी नजरें चुराने लगे। उनका मौन और भी संदिग्ध था। नाश्ते के बाद मैं फिर से उन्हें एकांत में ले गया। राधा फिल्मों में काम करती थी। किन फिल्मों में? आपने उसे कहां से ढूंढा? वह गहरी सांस लेकर बोले, तुम बहुत सवाल पूछते हो ब्योमकेश। राधा कभी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं करती थीं। मैंने उसे अपने जानकार श्यामल दत्त के जरिए पाया। वह खुद सिनेमा छोड़ना चाहती थी और मैंने सोचा बेबी की शिक्षिका बन जाएगी। श्यामल दत्त? मैंने धीरे से दोहराया। वह बेचैन होकर मुंह मोड़े। हाँ, लेकिन अब वह कोलकाता में नहीं है। उनकी आंखें बार बार इधर उधर घूम रही थीं। मैंने मन ही मन तय किया कि मुझे कोलकाता जाकर श्यामल दत्त के बारे में पता करना होगा, लेकिन फिलहाल सुराग यहीं हवेली में छिपे थे। मैं और अजीत फिर से राधा के कमरे में पहुंचे। इस बार हर दराज, हर कोना उलट पुलट किया। बिस्तर के नीचे से एक पुराना अखबार मिला। उस पर छपा था, राधा राय, सिनेमा की नई चमक या एक क्षणिक सितारा। लेख में लिखा था कि राधा अपनी खूबसूरती और अदाकारी के लिए मशहूर हो रही थी। लेकिन अचानक उसका नाम एक निर्माता श्यामल दत्त के साथ जुड़ गया। प्रेम था या सिर्फ प्रचार, कोई साफ नहीं जानता। और तभी राधा ने अचानक सिनेमा छोड़ दिया। मैंने गहरी आवाज में अजीत से कहा, अब सब जोड़ने लगा है, वही श्यामल दत्त, वही नाम। अजीत ने चौंक कर कहा, तो क्या राधा और इस निर्माता के बीच कोई रिश्ता था? अलमारी में खोजते खोजते एक डिब्बा मिला जिसमें पुरानी तस्वीरें रखी थीं। उन तस्वीरों में राधा एक लंबे आकर्षक आदमी के साथ हंस रही थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, राधा और श्यामल 1934। मैं बुदबुदाया, तो यह वही है। लेकिन फिर वह यहां हवेली में क्यों आई? उस दोपहर मैंने बेबी को बुलाया। उसकी आंखों में अभी भी राधा की कमी का दुख था। मैंने धीरे से पूछा, बेबी, क्या राधा दीदी ने कभी तुम्हें अपने सिनेमा के दिनों के बारे में कुछ बताया? बेबी ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, एक बार उन्होंने कहा था कि फिल्मों की दुनिया बड़ी क्रूर होती है। लोग आपकी मदद करते हैं, लेकिन बदले में कुछ मांगते भी हैं। और
उन्होंने कहा था कि वह किसी से बहुत डरती हैं। मैंने चौंक कर पूछा, किससे? बेबी ने सिर हिलाया। उन्होंने नाम नहीं बताया, बस बोली, वह यहां भी सुरक्षित नहीं है। मेरे कानों में बिजली सी गूंजी ये बात। अगर राधा सचमुच किसी से डर रही थी तो उसका गायब होना महज संयोग नहीं था। शाम को हवेली का बड़ा हॉल अजीब सा मौन सादे था। मालती देवी की आंखें नम थीं। हिमांशु बाबू अपनी बंदूक साफ कर रहे थे, लेकिन मैंने देखा उनकी उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थीं। मैंने मालती देवी से दोबारा पूछा, सच बताइए, क्या राधा ने कभी किसी डर का जिक्र किया था? वह पल भर रुकीं, फिर बोली, न नहीं, कभी नहीं। लेकिन उनकी आंखें हिमांशु की ओर झांक गईं। यही झिझक सबसे बड़ा जवाब था। मैंने धीमे स्वर में कहा, हिमांशु बाबू, अगर यह सब साधारण होता तो आप अब तक पुलिस को बुला चुके होते। वे थम गए, कोई जवाब नहीं दिया। उस रात जब मैं और अजीत अपने कमरे में लौटे, मैंने मेज पर वो अखबार और तस्वीरें रखीं। सबूत साफ था। राधा का अतीत रहस्यों से भरा था। श्यामल दत्त, ईर्ष्या, डर और शायद हवेली के भीतर ही कोई छिपा दुश्मन। अचानक बाहर से एक तीखी चीख गूंजी। हम दोनों दरवाजे की ओर भागे। ठंडी रात की हवा गलियारों में सीटी बजा रही थी। मैंने टॉर्च जलाई। रोशनी ने बाहर की गीली जमीन पर कुछ दिखाया। एक और नोट। मैंने उसे उठाया। उस पर लिखा था, अगर तुम राधा को ढूंढना चाहते हो तो चौराबा आओ, लेकिन अकेले। अंधेरे में ठंडी हवा मेरे गालों से टकराई। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये सच था या मौत का जाल? वो चिट्ठी किसी अजूबे से कम नहीं थी। हर शब्द में रहस्य छुपा था और हर पंक्ति मौत का आभास करा रही थी। यह साफ था, किसी ने मुझे जाल में फंसाने की कोशिश की है। लेकिन मेरी आतुर आत्मा हमेशा सच की ओर खींचती है, और सत्यावेशी का धर्म यही तो है कि जाल में उतरकर उस छुपे सर्प को पकड़ना। सुबह की धुंध जब हवेली की खिड़कियों पर चिपकी हुई थी और हवा में सीलन और ठंडक तैर रही थी, मैं चुपचाप अपनी तैयारी में जुट गया। बैग में टॉर्च, एक छोटा चाकू और मेरी प्रिय पाइप। यही था मेरा हथियार और साथी। अजीत अभी उनींदा सा मेरी ओर देख रहा था। ब्योमकेश, तुम मुझे कुछ छुपा तो नहीं रहे? उसने संदेह भरी आवाज में पूछा। मैंने बस इतना कहा, मैं जंगल जा रहा हूं सुराग ढूंढने। तुम हवेली में रहना और हिमांशु बाबू व मालती देवी पर नजर रखना। किसी को भी बाहर मत जाने देना। अजीत विरोध करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। कुछ बातें समय आने पर बताऊंगा, मैंने कहा और निकल पड़ा। जंगल का रास्ता अब मुझे परिचित होने लगा था। फिर भी हर कदम पर पत्तों की सरसराहट और आसमान से छनती धूप के बीच अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। धुंध अब भी टिकी थी, जैसे वो खुद गवाह हो किसी रहस्य की। मैंने उस कागज को फिर से देखा। उसकी लिखावट में कुछ था, कुछ जो मैंने शायद पहले कहीं देखा था। चौराबा के रेत भरे गड्ढे तक पहुंचकर मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वही खून के धब्बे, वही सूना जूता और धुंधले पदचिह्न। लेकिन इस बार मेरी नजर गड्ढे के किनारे की मिट्टी पर पड़ी, जैसे किसी ने वहां खुदाई की हो। मैं झुका और हाथों से मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में एक छोटा लकड़ी का डिब्बा बाहर आया। डिब्बा खोला तो अंदर एक चिट्ठी और एक सुनहरी लॉकेट था। चिट्ठी अधूरी थी। राधा, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। भाग जाओ वरना। उसके नीचे कोई हस्ताक्षर नहीं था। लॉकेट खोला, उसमें वही तस्वीर थी। राधा और वो युवा लंबा चौड़ा आदमी, श्यामल दत्त। अचानक मेरे दिमाग में हजारों सवाल दौड़ गए। कौन था वो जिससे वह कहकर राधा को चेतावनी दी गई थी? और क्यों तभी पीछे से अंधेरे जंगल में एक ठंडी और तीखी आवाज गूंजी, ब्योमकेश बख्शी। मैंने तुरंत टॉर्च घुमाई। रोशनी के घेरे में एक छाया उभरी। एक लंबा पतला व्यक्ति, चेहरे पर घनी दाढ़ी और आंखों में तेज ज्वाला जैसी चमक थी। आप कौन? मैंने शांत स्वर में पूछा। वह हंसा, ठंडी क्रूर हंसी। मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, श्यामल दत्त। मेरे दिल की धड़कन थम गई। यह वही नाम था जो बार बार इस गुत्थी में गूंज रहा था। श्यामल ने तीखे शब्दों में कहा, राधा मेरी थी। मैंने उसे सिनेमा की दुनिया दी, नाम दिया, शोहरत दी, यहां तक कि अपना प्यार भी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। धोखा? मैंने भौहें उठाएं। हां, उसकी आंखें आग की तरह भड़क रही थीं। उसने कहा वह सिनेमा छोड़ रही है, पर असल में वो उस जमींदार हिमांशु मजूमदार के साथ थी। उस हवेली में, उसके संरक्षण में। मैंने धीरे से कहा, तो तुम राधा को लेने आए? श्यामल की आवाज कांपती लेकिन खतरनाक थी।
हाँ, मैं उसे अपने साथ ले जाने आया था, पर जब मैं पहुंचा, वह गायब थी। और इसमें हिमांशु का हाथ है। या तो उसने उसे छुपा दिया या मार डाला। सबूत, मैंने ठंडी निगाह से पूछा। श्यामल ने जेब से एक पन्ना निकाला और मेरी ओर फेंक दिया। उस पर लिखा था, राधा, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। एच। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। वही एच, वही शुरुआती अक्षर। क्या यह हिमांशु की लिखावट थी या श्यामल की कोई चाल? श्यामल बोला, मैंने ही उसे चौराहा पर बुलाया, सोचा सब साफ कर दूंगा। पर वह नहीं आई, और वो खून के निशान, शायद हिमांशु ने उसे खत्म कर दिया। उसकी आंखों में गुस्सा तूफान की तरह था। मैंने उसे टटोलते हुए कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो मेरे साथ हवेली चलो, हम सामने से बात करेंगे। वह हंसा, लेकिन उस हंसी में पागलपन था। तुम सोचते हो मैं इतना मूर्ख हूं, मुझे जाल में फंसाना चाहते हो। इतना कहकर उसने जेब से रिवॉल्वर निकाली और मेरी ओर तान दी। धुंध के बीच ठंडी नली चमक उठी। ब्योमकेश बख्शी, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन अब मेरे रास्ते की बाधा हो। मेरी सांसें थम गईं, लेकिन दिमाग लगातार दौड़ रहा था। मैंने कहा, अगर तुम मुझे मार दोगे तो सच्चाई कभी उजागर नहीं होगी। शायद राधा अब भी जिंदा है, शायद वो कहीं छुपी है। मैं तुम्हें जवाब दिला सकता हूं, बस मुझे वक्त दो। उसने हल्की झिझक दिखाई, लेकिन ठीक उसी पल जंगल की गहराई से एक और आवाज आई, ब्योमकेश। मैंने मन ही मन कोसा। यह अजीत था। श्यामल की आंखें खून उतर आईं। उसने रिवॉल्वर अजीत की ओर घुमा दी। यह कौन है? उसने गरज कर पूछा। मेरा दोस्त, मैंने तुरंत कहा। वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन श्यामल चिल्लाया, तुमने धोखा दिया मुझे। उसका हाथ कांपा और गोली चल गई। बारूद की गंध हवा में घुल गई। गोली अजीत के पैरों के पास से गुजरी। उसी पल मैंने छलांग लगाई और श्यामल को धक्का दिया। अजीत भी कूद पड़ा। अजीत भी कूद पड़ा। धुंध, मिट्टी और जंगल की सरसराहट से घिरी उस जगह हम तीनों जमीन पर लोटपोट हो गए। रिवॉल्वर उसके हाथ में अब भी थी। मैं उसकी कलाई पकड़े रहा। अजीत ने उसकी बाहें थाम लीं। कुछ ही क्षण की जद्दोजहद में मैंने ताकत लगाई और उसकी उंगलियों से रिवॉल्वर छीन ली। जंगल की गूंज में अब सिर्फ हमारी भारी सांसें थीं और श्यामल का टूटा हुआ गुस्सा। सच सामने था, पर अधूरा। अब सवाल था, क्या श्यामल ही दोषी है, या वास्तव में हिमांशु बाबू के हाथ खून से रंगे हैं? श्यामल अभी भी हाँफ रहा था। उसके चेहरे से पसीने की बूंदें गिर रही थीं और आंखों में डर व गुस्से की अजीब चमक थी। मैंने उसकी कांपती कलाई पकड़कर कहा, अब शांत हो जाओ, लाइट वेट। अब तुम हमारे साथ चल रहे हो। अजीत ने पास आकर घबराए स्वर में पूछा, ब्योमकेश, तुम ठीक हो? मैंने धीरे से कहा, हाँ, मैं ठीक हूं, लेकिन हमें तुरंत हवेली लौटना होगा। हम तीनों भारी कदमों से हवेली की तरफ लौटे। धुंध से भरे जंगल में लौटते समय हर पेड़, हर छाया ऐसा लग रहा था मानो कोई हमें देख रहा हो। घोड़ा गाड़ी की धीमी टापें दूर कहीं गूंज रही थीं। पत्तियों की सरसराहट हमारे पीछे पीछा करती मालूम पड़ती थी। आखिरकार जब हवेली की प्राचीन दीवारें सामने आईं, तो उसके लाल पत्थरों और काई जमी दरारों से झांकता अंधेरा हमें और भी रहस्यमय लगा। जैसे ही हम हॉल में दाखिल हुए, हिमांशु बाबू और मालती देवी हमें देखकर चौंक गए। भारी झूमर की पीली रोशनी में उनका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने श्यामल को कुर्सी पर बिठाया और उसकी रिवॉल्वर अपनी जेब में डाल ली। यह कौन है? हिमांशु बाबू ने तेज आवाज में पूछा। मैंने ठंडी निगाह से कहा, श्यामल दत्त, राधा का पुराना साथी और शायद अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन। इन शब्दों के गिरते ही मालती देवी का चेहरा सफेद हो गया। राधा? उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। वह कहाँ है? हिमांशु बाबू की निगाहों में बेचैनी तैर गई। मैंने जेब से वह चिट्ठी निकाली और उनके सामने रख दी। यह आपने लिखा था। हिमांशु बाबू ने चिट्ठी पकड़ी, रोशनी में उसे गौर से पढ़ा और उनका चेहरा सख्त हो गया। नहीं, यह मेरी लिखावट नहीं है। मैंने उनकी आंखों में झांका, फिर श्यामल की ओर घूमकर कहा, तो फिर यह किसने लिखा? श्यामल ने सिर झुका लिया और भारी सांस लेते हुए कहा, मैंने। हवा में सन्नाटा छा गया। महरूम गालिचों पर झूमर की हल्की रोशनी डगमगाने लगी। मेरे दिमाग के कई टुकड़े एक पंक्ति में बैठने लगे। धमकी वाली चिट्ठी श्यामल की ही चाल थी। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रश्न वही था, राधा कहाँ है? और क्या वह अब भी जिंदा है?
उस शाम हवेली का हॉल किसी रंगमंच की तरह हो गया था। एक और कुर्सी पर बैठा श्यामल दत्त, उसकी आंखों में पागलपन और डर का मिश्रण। सामने खड़े हिमांशु बाबू, जिनके चेहरे पर तनाव और झिझक साफ झलक रही थी। कोने में बैठी मालती देवी, जिनकी आंखें कभी श्यामल पर जातीं, कभी अपने पति की ओर। और मेरे पास बैठा अजित, जो अपनी नोटबुक खोले बार बार मेरी ओर देख रहा था, जैसे यह पूरा दृश्य कलम के जरिए हमेशा के लिए कहानी बनकर अमर हो जाएगा। मैंने शांति से गहरी सांस ली और श्यामल की ओर देखा। तुमने स्वीकार किया कि धमकी भरी चिट्ठी तुमने लिखी थी, लेकिन यह बताओ, राधा को चौराबा पर बुलाने का तुम्हारा असली मकसद क्या था? श्यामल ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज में करवाहट थी। मैं उसे अपने पास वापस लाना चाहता था। वह मेरी थी, बख्शी, मेरी। लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया। सोचा अगर डर जाएगा तो वह मेरे पास लौट आएगी। तो तुमने उसे धमकाया? मेरे शब्द तेज थे। हाँ, लेकिन जब वह चौराबा पर नहीं आई, मैं वहां गया। वहां सिर्फ खून के धब्बे और उसका जूता मिला। मैं डर गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। उसकी आंखें अब इधर उधर भटक रही थीं। सच और झूठ के बीच उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। मैं उसकी आंखों में देख रहा था, लेकिन उनमें अधूरा सच ही लिखा था। फिर मैंने अपना ध्यान हिमांशु बाबू की ओर मोड़ा। अब आपकी बारी है। राधा और आपके बीच क्या रिश्ता था? हिमांशु बाबू ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा। मालती देवी की आंखें लाल थीं। फिर उन्होंने सिर झुकाया और भारी स्वर में कहा, वमकेश, हाँ, मैं तुम्हें सच बताऊंगा। राधा सिर्फ मेरी बेटी की शिक्षिका थी, लेकिन सच है, मैं उससे प्रभावित था। उसकी खूबसूरती, उसकी समझदारी, सब कुछ। कभी कभी मैंने उससे बातें की और शायद मेरी भावनाएं बढ़ गईं, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मालती देवी अचानक आक्रोश में भर उठीं। हिमांशु, उनकी आवाज कांप रही थी, तुम्हें अंदाजा है, तुम्हारी इन हरकतों ने मेरी आत्मा को कितना चोट पहुंचाया? हिमांशु बाबू ने धीमी आवाज में कहा, मालती, तुम्हें गलतफहमी हुई। मैंने कभी उसे छूने की कोशिश भी नहीं की। मैं बस उससे आकर्षित था। लेकिन राधा ने मेरी दूरियों को महसूस किया और मुझे टालने लगी। और एक दिन, वह बहुत परेशान थी। उसने कहा, कोई उसे धमका रहा है, लेकिन और कुछ बताने से इनकार कर दिया। उसके बाद वो गायब हो गई। मैंने गहरे स्वर में कहा, तो यह धमकी श्यामल की थी? श्यामल ने गुस्से में कहा, हाँ, मैंने उसे डराने की कोशिश की थी, पर मैं उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। मैं उससे प्यार करता था। इसी पल मालती देवी अचानक खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में आंसू और होठों पर क्रोध थर्रा रहा था। प्यार? यह सब झूठ है। राधा यहां कभी सुरक्षित नहीं थी। मैंने उसे कई बार कहा कि वह यहां से चली जाए। क्योंकि मैंने उत्सुकता से पूछा, क्यों मालती जी? उनकी आंखों से दर्द छलक रहा था। क्योंकि मुझे शक था कि हिमांशु और राधा के बीच कुछ अनुचित चल रहा है। मैं अपनी शादी, अपना घर बचाना चाहती थी। मैं ठहर कर उनकी आंखों में देखता रहा। हवा और भारी हो गई थी। यह जाल और उलझ रहा था। मैंने जेब से वह चिट्ठी निकाली जो मुझे चौराबा के पास डिब्बे में मिली थी। तो यह देखिए, राधा, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। भाग जाओ वरना। ये किसने लिखा? मालती देवी ने कांपते हाथों से उस कागज को देखा। उनका चेहरा और सफेद हो गया। यह मेरी लिखावट नहीं है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। हिमांशु बाबू ने भी चिट्ठी देखी। ये किसी और का काम है, ब्योमकेश। श्यामल हंसा। उसकी हंसी में व्यंग्य और क्रूरता दोनों थे। तुम सब झूठ में डूबे हो। सच्चाई यह है कि तुम ही लोगों ने राधा को गायब किया। मैंने श्यामल को चुप रहने का इशारा किया। मेरे दिमाग में अब तस्वीर धीरे धीरे आकार लेने लगी थी, लेकिन उसमें कुछ टुकड़े अब भी गायब थे। तभी अजीत ने धीरे से कहा, ब्योमकेश, आज सुबह जब तुम जंगल में थे, मैंने रामचरण को हवेली के पीछे कुछ जलाते देखा। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि वो कुछ पुराने कागज जला रहा है। मुझे शक हुआ। उसके चेहरे से लगा वह कुछ छुपा रहा था। मैं तुरंत समझ गया। रामचरण। मैंने उसका नाम लिया और उसे हॉल में बुलवाया। वह साधारण सा आदमी था, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी की झलक थी। रामचरण, तुम सुबह क्या जला रहे थे? मैंने कठोरता से पूछा। वह हकबकाया। साहब, कुछ नहीं, बस पुराने कागज थे। किस किस्म के कागज? वह और उलझ गया। बस कुछ बेकार की चिट्ठियां। मैंने उसकी आंखों में गहरी नजरें डालते हुए कहा, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं अभी पुलिस बुलाऊंगा। उसका रंग उड्डी डीएच गया।
पसीना माथे पर उभर आया। साहब, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे मुझे मालकिन ने कहा था उन्हें जलाने के लिए। मेरी नजरें तुरंत मालती देवी पर टिक गईं। क्या यह सच है? मालती देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैंने रामचरण से कुछ चिट्ठियां जलाने को कहा था। झूमर की रोशनी अब किसी अदालत की तरह उन पर गिर रही थी। हवेली की दीवारें गवाही देती खड़ी थीं। रहस्य की परत दर परत खुल रही थी, लेकिन असली सच अभी भी कहीं छिपा था। हवेली के बड़े हॉल की हवा उस रात अजीब तरह से भारी थी। मोमबत्तियों की लौ डगमगा रही थी, जैसे दीवारों से टंगी परछाइयां भी बेचैन थीं। सबकी आंखें एक दूसरे से बचने की कोशिश कर रही थीं। मालती देवी के चेहरे पर थकान और खामोशी थी, लेकिन उनकी आंखों में जलते सवाल और छिपे डर साफ झलक रहे थे। मैंने मालती देवी से पूछा, वे चिट्ठियां तुम्हारी थीं, है ना? जिन्हें तुम जलवा रही थीं? उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, लेकिन वो राधा की नहीं थीं। वे मेरी निजी चिट्ठियां थीं। निजी? कैसी चिट्ठियां? मैंने आगे झुकते हुए पूछा। उन्होंने नजरें नीची कर लीं। वो मेरे मायके से आई थीं। मुझे नहीं चाहिए था कि कोई और उन्हें पढ़े। उनकी आवाज धीमी थी, पर उसमें कुछ अधूरा छुपा हुआ जान पड़ा। मुझे लगा वे पूरी सच्चाई नहीं कह रहीं, लेकिन उस समय मैंने दबाव नहीं डाला। मैंने रामचरण को जाने दिया और अपना सवाल हिमांशु बाबू की ओर मोड़ा। हिमांशु बाबू, क्या आपने कभी राधा को चौराबाली पर मिलने के लिए बुलाया था? नहीं, उन्होंने तुरंत कहा। उनकी आवाज में एक खुरदरी बेचैनी थी। मैंने पहले भी कहा था, मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। फिर मैंने श्यामल की ओर देखा। और तुमने राधा को बुलाने के बाद और क्या किया? श्यामल की आंखें पत्थराई हुई थीं। उसने धीमे से सिर हिलाया। मैं वहां गया, लेकिन वो नहीं थी। मैं देर तक इंतजार करता रहा। फिर मुझे बस खून के धब्बे और जूता नजर आया। मैं डर गया और लौट आया। अब सवाल मेरा गला पकड़ रहा था। अगर हिमांशु और श्यामल दोनों सच बोल रहे थे, तो फिर वो चिट्ठी किसने लिखी? और राधा, आखिर उसके साथ क्या हुआ था? उस रात मैं और अजीत अपने कमरे में बैठे। बाहर हवेली के प्राचीन गलियारों में ठंडी हवा सरसराती थी और खिड़कियों से धुंध अंदर झांक रही थी। मैंने अपनी पाइप जलाई और सभी चिट्ठियों को मेज पर रख दिया। पहली थी वो अधूरी चिट्ठी जो राधा के कमरे में मिली थी, मुझे माफ कर देना, मैं। दूसरी थी श्यामल की, आज रात चौराबा पर मिलो, एच। तीसरी वो रहस्यमयी पर्ची जो चौराबा के पास मिट्टी में दबे डिब्बे से निकली थी, राधा, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। भाग जाओ वरना। और आखिरी, जो मुझे जंगल में अनजान हाथों से मिली थी, अगर राधा को ढूंढना चाहते हो तो चौराबा पर आओ, लेकिन अकेले। मैंने गहराई से कहा, अजीत, ये चिट्ठियां एक पूरी कहानी कह रही हैं, लेकिन अब भी हमें ये समझना है कि इनका असली लेखक कौन था। अजीत ने सोचा, फिर धीरे से बोला, मुझे लगता है मालती देवी कुछ छुपा रही हैं। उनकी ईर्ष्या साफ दिखाई देती है। क्या उन्होंने राधा को गायब करने की कोशिश की थी? मैंने सिर हिलाया। संभव है, लेकिन खून के निशान और वो जूता। अगर राधा घायल थी, तो उसका शरीर कहाँ है? और अगर वो भाग गई, तो कहाँ? हम दोनों सोच में डूबे ही थे कि अचानक बाहर से दर्द भरी हल्की सी चीख गूंजी, खून जमाती आवाज। हम दोनों झटके से उठे और दौड़ते हुए हवेली के पिछवाड़े की ओर भागे। अंधेरे में हवा भारी थी। मैंने टॉर्च जलाई और रोशनी घुमाई। तभी जमीन पर कुछ हिलता हुआ दिखा। रामचरण। वह जमीन पर पड़ा था, सिर से खून बह रहा था। मैंने उसके पास झुककर देखा। सांसें धीमी थीं, लेकिन वह अब भी जिंदा था। व्योमकेश, ये क्या हो रहा है? अजीत की आवाज डर से कांप उठी। जमीन पर नजर पड़ी। वहां एक भारी लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, खून से सना हुआ। किसी ने रामचरण पर वार किया था। मैंने गंभीर आवाज में कहा, यह हमला कोई संयोग नहीं है। कोई चाहता है कि सच दफन हो जाए। और रामचरण शायद उस सच का गवाह था। हम तेजी से रामचरण को हवेली के अंदर लाए। मालती देवी ने उसे देखकर चीख मार दी और हिमांशु बाबू दौड़ते हुए आए। ये ये क्या हुआ? हिमांशु बाबू की आवाज कांप रही थी। किसी ने रामचरण पर हमला किया है, लेकिन सौभाग्य से वह जिंदा है। मैंने कहा, गांव से वैद्य को बुलाया गया। मैंने रामचरण को एक कमरे में लिटाया। उसके सिर पर गहरा जख्म था, पर जानलेवा नहीं। वह बेहोश था। अजीत मेरे कान में फुसफुसाया, व्योमकेश, किसी ने रामचरण को चुप कराने की कोशिश की है। सवाल यह है, क्यों? वह क्या जानता था?
मैं चुपचाप उस खून से सने लकड़ी के टुकड़े को देख रहा था। उस पर मिट्टी के कण चिपके थे और वो मिट्टी बिल्कुल उसी जैसी थी जो चौराबा के आसपास की थी। मैंने सबको हवेली के हॉल में बुलाया। रोशनी में चेहरे सफेद पड़ चुके थे। श्यामल चुपचाप अपनी जगह बैठा था। उसकी आंखें थकी और पराजित लग रही थीं। हिमांशु और मालती देवी एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। बेबी खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें डर और जिज्ञासा से चमक रही थीं। मैंने आवाज धीमी लेकिन ठंडी रखी। रामचरण पर हमला कोई साधारण घटना नहीं है। कोई इस हवेली में सच दबाना चाहता है और वो सच राधा के गायब होने से जुड़ा है। हिमांशु बाबू गुस्से में बोले, वमकेश, तुम हम पर ही शंका करते रहते हो। हमने कुछ नहीं किया। तो फिर रामचरण पर हमला किसने किया? मैंने तड़प कर पूछा। और ये चिट्ठियां हमेशा चौराबा की ओर क्यों इशारा करती हैं? यहां कोई झूठ बोल रहा है। मालती देवी ने सिर झुका लिया। मैंने पहले ही कहा था। मैंने सिर्फ राधा को चेतावनी दी थी। मैंने उस पर कभी हमला नहीं किया। मैंने श्यामल की ओर देखा। और तुम? क्या तुमने रामचरण पर हमला किया ताकि वह चुप हो जाए? श्यामल गरजा, नहीं, मैं सिर्फ राधा की तलाश में था। मुझे सच्चाई चाहिए थी। मैंने गहरी सांस छोड़ी। रामचरण कुछ जानता है। वह सच बताने वाला था और इसलिए किसी ने उसे खत्म करने की कोशिश की। उस रात मैंने रामचरण के कमरे के बाहर पहरा देने का फैसला किया। हवेली के अंधेरे गलियारों में सन्नाटा और भी डरावना था। अजीत मेरे साथ बैठा, उसकी नोटबुक अब भी हाथ में थी। उसने धीरे से कहा, ब्योमकेश, मुझे लगता है ये सब महज ईर्ष्या और प्रेम का खेल नहीं। इसमें खून खराबा छुपा है। मैंने धीरे से कहा, हाँ अजीत, ये गुत्थी अब हत्या की तरफ मुड़ रही है। रात 1 बजे के करीब अचानक हल्की आहट सुनाई दी। मैंने अजीत को इशारा किया और टॉर्च जलाई। धीरे धीरे सन्नाटा चीरती एक परछाई रामचरण के कमरे की ओर बढ़ रही थी। बिना समय गंवाए मैंने झपट्टा मारा और उस छाया को पकड़ लिया। उसका हाथ मोड़ा तो चाकू चमक उठा। मैंने झकझोर कर दीवार से दे मारा। कौन हो तुम? मैंने गुर्राते हुए पूछा। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। यह कोई और नहीं बल्कि हवेली का दूसरा नौकर था। गोपाल। गोपाल। मैं दंग रह गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? वह डर से कांपा और टूटती आवाज में बोला, साहब, मुझे माफ कर दो। मुझे मजबूरी में करना पड़ा। मजबूरी? किसकी मजबूरी? किसने तुम्हें रामचरण को खत्म करने के लिए कहा? गोपाल ने सिर झुका लिया। उसका शरीर कांप रहा था। मालकिन ने, उसने धीमे से कहा। हॉल में सन्नाटा पसर गया। मालती देवी चीख उठी, झूठ! यह झूठ है। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, अगर यह झूठ है तो गोपाल क्यों कहेगा? मालती देवी, अब सच्चाई सामने आनी ही है। रोशनी मालती देवी के चेहरे पर पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनकी सांसें टूट रही थीं और उसी वक्त मुझे एहसास हुआ, सच अब आसमान की तरह पास था, पर बिजली की तरह चुभने वाला। हवेली की हवा अब और भी बोझिल हो चुकी थी। हर खिड़की के बाहर ठंडी धुंध चिपकी हुई थी, जैसे पूरा जंगल अपने भीतर कोई गहरा राज छुपाए बैठा हो। उस रात जब रामचरण ने आंखें खोलीं और धीमे स्वर में फुसफुसाया कि उसने राधा को श्यामल जैसे किसी आदमी के साथ देखा था, मेरे दिल में हलचल बढ़ गई। लेकिन ठाकुर द्वारे के उस गरीब नौकर पर हमला किसने किया? और क्यों? ये सवाल अब और बड़े रूप में मेरे सामने आ खड़े हुए थे जब उसने कहा, साहब, मैंने राधा को किसी लंबे दाढ़ी वाले आदमी के साथ देखा। शायद श्यामल था, पर वह बहुत परेशान दिख रही थी। तो सबकी निगाहें एक पल के लिए ठहर गईं। मैंने गहरी सांस ली। अजीत, अब हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। हमें एक बार फिर चौराबा जाना होगा। सुबह की पहली धूप जंगल के घने पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। चारों दिशाओं में हल्की धुंध अब भी टिकी हुई थी और पक्षियों की चहचहाट उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। हम पांचों, मैं, अजीत, श्यामल, हिमांशु बाबू और नौकर, चौराबा की ओर निकले। मालती देवी हवेली में रह गईं क्योंकि बेबी को उनकी जरूरत थी। चौराबा का गड्ढा भयावह सन्नाटे में डूबा हुआ था। मैंने रेत के किनारे पर धीरे धीरे नजर दौड़ाई। तभी आधी मिट्टी में दबा एक कपड़े का टुकड़ा मेरी नजर में आया। मैंने झुककर निकाला। वह राधा के दुपट्टे का हिस्सा था, जिस पर इस बार खून नहीं था। मेरा शक और गहरा गया। क्या यह संभव है कि राधा सचमुच यहां कहीं छिपी हो? मैंने अचानक कहा। हिमांशु हतप्रभ हुए। छिपे? लेकिन क्यों? मैंने शांत स्वर में कहा, क्योंकि वह डर रही थी। या तो श्यामल से, या शायद आपसे। श्यामल भड़क उठा।
मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा बख्शी। मैंने रेत के पास एक छोटी जड़ देखी जिसके नीचे मिट्टी डीली पड़ी थी। मैंने हाथों से खुरच कर मिट्टी निकाली। वहीं से एक छोटा बैग बाहर आया। बैग खोला, अंदर राधा के कपड़े, एक डायरी और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, मैं यहां सुरक्षित नहीं हूं, मुझे भागना होगा। राधा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अब यह साफ था कि राधा जिंदा थी। सवाल था, कहां? मैंने डायरी खोली। पन्नों पर राधा की सुंदर लिखावट थी, लेकिन हर शब्द में डर और उदासी की छाया थी। 15 अप्रैल 1935। मैंने सोचा था सिनेमा छोड़कर मुझे शांति मिलेगी। लेकिन श्यामल मुझे नहीं छोड़ रहा। उसकी चिट्ठियां मुझे डराती हैं। मैंने हिमांशु बाबू से मदद मांगी, लेकिन उनकी नजरें खुद मुझे परेशान करती हैं। मालती देवी को हम दोनों पर शक है। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन बच पाऊंगी। 20 अप्रैल। श्यामल की चिट्ठी फिर आई। उसने कहा, चौराबा पर मिलो। मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन वो धमकी देता है, अगर मैं ना गई तो वह सबको बता देगा। मैं भागना चाहती हूं, लेकिन कहां? 25 अप्रैल। मैंने निश्चय कर लिया है। मैं चौराबा जाऊंगी, लेकिन सिर्फ यही बताने कि मैं उसकी नहीं हूं। अगर उसने जबरदस्ती की तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। मुझे माफ कर देना। आखिरी वाक्य अधूरा था। वही वाक्य जो मैंने पहले उसकी एक अधूरी चिट्ठी में देखा था। मैंने धीमे स्वर में कहा, अजीत। राधा चौराबा पहुंची थी। उसने श्यामल का सामना किया, शायद हिमांशु से भी। लेकिन उसके बाद वह कहीं गायब हो गई। हवेली लौटकर जब मैंने सबको एकत्र किया तो हॉल में माहौल अदालत जैसा बन गया। मेरा अंदाजा अब और स्पष्ट हो रहा था। श्यामल, मैंने तेज नजर से कहा, तुमने राधा से चौराबा पर मुलाकात की थी। आखिरी बार सच बताओ, क्या किया तुमने? श्यामल की आंखें बुझी हुई थीं। उसने थकी आवाज में कहा, मैं वहां गया था, लेकिन वो नहीं मिली। मुझे बस उसका जूता और कुछ खून की बूंदें मिलीं। मैं डरकर भाग आया। बख्शी, मैंने हाथ तक नहीं लगाया। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसमें एक थकान तो थी, लेकिन झूठ उतना साफ नहीं था। फिर मैंने गोपाल को बुलाया। उसकी आंखें डर से लाल थीं। गोपाल, बताओ, तुमने राधा को देखा था? किसके साथ? गोपाल ने लंबे मौन के बाद सिर झुका लिया। हाँ साहब, मैंने उसे चौराबा के पास किसी से झगड़ते देखा था। किससे? मैंने छेदा। वह हिचकिचाया। साहब, वो श्यामल नहीं था, वो कोई और था। कौन? मेरी आवाज गहरी हो गई। वह टूटकर बोला, मालिक, हिमांशु बाबू। कमरे में खामोशी ऐसी छा गई जैसे सबकी सांस रुक गई हो। मालती देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। हिमांशु? उनकी आवाज टूटी हुई थी। क्या यह सच है? हिमांशु बाबू ने घबराकर कहा, हाँ, मैं वहां था, लेकिन मैंने राधा को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं उसे मिलने बुलाया था। मैंने चिट्ठी लिखी थी ताकि वह मुझसे सच कहे। लेकिन जब मैं पहुंचा तो वह गुस्से में थी। उसने मुझे धक्का दिया और भाग गई। तभी मैंने गोली की आवाज सुनी। मैं डर कर वापस हवेली लौट आया। गोली किसने चलाई? मैंने उन पर नजरें गड़ाकर पूछा। मुझे नहीं पता, हिमांशु ने थरथराते स्वर में कहा। अब कहानी का हर टुकड़ा मेरे सामने था। बस आखिरी पुष्टि बाकी थी। मैंने अजीत की ओर देखा और अगली सुबह हम सिर्फ दोनों चौराबा लौटे। धुंध अब भी फैली थी। मैंने आसपास झाड़ियों की गड़मड्ड जगह देखी। मिट्टी हटाई। मेरी टॉर्च की रोशनी में आंखें चौंधिया गईं। वहां राधा थी। उसका चेहरा सफेद था, बाह पर खून जमा था, लेकिन सांसें अभी जारी थीं। राधा। मैंने उसे संभालते हुए फुसफुसाया। उसकी पलकें फड़कीं और उसने धीमे स्वर में कहा, ब्योमकेश बाबू, तुम ठीक हो? मैंने पूछा। कमजोर आवाज आई। मैं भाग रही थी, लेकिन किसी ने गोली चलाई। मैंने केवल हिमांशु बाबू को देखा, लेकिन आवाज उनकी नहीं थी। कोई और था। हम उसे घायल अवस्था में हवेली लाए। सबकी सांसें थमी हुई थीं। मैंने सबको हॉल में इकट्ठा किया और ऐलान किया, राधा जिंदा है और अब सच छिप नहीं सकेगा। उस पर गोली सीधे श्यामल ने नहीं चलाई। वह गोपाल था। गोपाल पसीने में भीग गया। मेरे डांटते ही वह घुटनों पर गिर पड़ा। हाँ साहब, मैंने गोली चलाई, पर मुझे मालकिन ने कहा था। उन्होंने कहा था राधा को डराना है ताकि वह हवेली छोड़ दे। पर मेरा हाथ फिसल गया और गोली लग गई। मालती देवी चीख उठी, नहीं, मैंने उसे मारने को कभी नहीं कहा। मैं बस चाहती थी वो यहां से चली जाए ताकि मेरा घर सुरक्षित रहे। वह रो रही थीं। हिमांशु बाबू का चेहरा शर्म से झुक गया। मालती, तुम्हारी ईर्ष्या और मेरी कमजोरी ने ये सब किया। मैंने राधा की ओर देखा। वह कांपते स्वर में बोली,
मैं श्यामल को ठुकरा चुकी थी और हिमांशु बाबू से भी कहा था कि मुझे अकेला छोड़ दें। मैं भाग रही थी, तभी गोली चली और मैं झाड़ियों में छिप गई। अब तस्वीर पूरी साफ थी। मालती देवी की ईर्ष्या, गोपाल का आदेश मानना, श्यामल का जुनून और हिमांशु बाबू का लालच सब मिलकर इस त्रासदी की जड़ बन गए थे। अगली सुबह मैंने पुलिस को हवेली बुलाया। गोपाल को पकड़ लिया गया। मालती देवी ने अपना जुर्म कबूल किया, हालांकि उनकी गलती सीधे हत्या की नहीं बल्कि उकसावे की थी। हिमांशु बाबू अपराध बोध में डूबे रहे। राधा ने फैसला किया कि वह इस हवेली को छोड़कर फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। उसने नया जीवन तलाशने का वादा किया। मैं अपने कमरे में गया, पाइप जलाई और खिड़की से बाहर धुंध में डूबे जंगल की ओर देखा। चौराबा का गड्ढा वहां अब भी मौन खड़ा था, जैसे अपने गर्भ में और भी कई अनकही कहानियां छुपाए। लेकिन इस बार मैंने उसकी रेत में दबे सच को बाहर निकाला था। तो दोस्तों, मैंने धीरे से कहा, यही थी आज की रोमांच से भरी कहानी। इसमें था डर, ईर्ष्या, प्रेम और साजिश का संगम। अगली रात फिर मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ।